Meet teaching time. Meet speech mode off. ये पढ़ना शुरू कर सकते हैं हम। अब ज्यादा कोई नहीं आएगा। मेरे ख्याल से आ गए हैं सब जिनको आना था। तो हम पढ़ते हैं। जो निराला है, आप सब जानते हैं कि निराला नाम नहीं है, ये उपाधि है। सूर्यकांत त्रिपाठी को कवि जगत ने, या यूं कहें साहित्य जगत ने, कवि जगत कहना ठीक नहीं होगा, साहित्य जगत ने उन्हें ये उपाधि दी है। त्रिपाठी जी जो तो बंगला के कवि हैं, बंगला लेखक थे। उन्हें हिंदी नहीं आती थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी पत्नी से हिंदी सीखी, क्योंकि पत्नी यूपी कानपुर की थी और यूपी वालों की हिंदी तो मानी जाती है कि बहुत बढ़िया होती है। तो शायद उनकी पत्नी की हिंदी भी बहुत बढ़िया थी। उन्होंने उनसे हिंदी सीखी और हिंदी में लिखना शुरू किया। छायावादी कवि तो वो हैं ही, जो छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ हैं उनमें उनका नाम है। और साथ ही जो प्रगतिवाद, छायावाद के बाद जो एक विचारधारा प्रगतिवाद की जो शुरू होती है, जो छायावाद में तत्सम प्रधान शब्दों का बाहुल्य था, एक अदृश्य की जैसे तलाश थी, अदृश्य से बातचीत थी। कुछ नहीं पता कि वो लगता है कि जैसे कभी निराशा में डूबकर सारी बातें ईश्वर से कर रहा है, या खुशी में डूब करके सारी बातें ईश्वर से कर रहा है, या प्रकृति से कर रहा है। तो इन सब चीजों की जगह जो जमीनी हकीकत है, जो जमीनी विचार हैं, जो जमीन की समस्याएं हैं, जो आपके आस पास बिखरी हुई हैं, जो कुरीतियां हैं, जो दुष्प्रवृत्तियां हैं, जो किसी भी तरह की बुराइयां हैं, चाहे वो साहित्य जगत की हैं, चाहे वो समाज की हैं या राजनीति की हैं, तो उन सब पर जो कलम चलाई गई उसे प्रगतिवाद का नाम मिला छायावाद के बाद। तो उसके भी वो कमाल के लेखक हैं, जो हम संध्या सुंदरी के बाद की कविताओं में देखेंगे। लेकिन हम देखेंगे कि जहाँ वो प्रगतिवाद के कमाल के लेखक हैं, तो जब वो छायावादी लेखन में अपनी कलम चलाते हैं, अपनी लेखनी चलाते हैं, तो उसके भी वो कितने कमाल के लेखक हैं। किस प्रकार संध्या सुंदरी का मानवीकरण कर रहे हैं और किस प्रकार अदृश्य को दृश्य के सामने खींच रहे हैं, और कितना अद्भुत वर्णन है। तो अभी हम उनके छायावादी कलात्मकता को देखेंगे और इसके बाद फिर दूसरी कविताओं में प्रगतिवाद, प्रगतिवाद और छायावाद दोनों का अंतर, दोनों का अपना महत्व, दोनों की भूमिका आप लोगों को निराला को पढ़ करके समझ आ जाएगी। और यही बातें हैं, यही विचार है, यही कला कुशलता है जो सूर्यकांत त्रिपाठी को निराला बनाती है और साहित्य जगत ने उन्हें पुकारा निराला के नाम से। तो भले ही निराला को उनके जीवन काल में साहित्य जगत ने ना समझा हो, लेकिन आज निराला का बहुत महत्व है। सिलेबसों में पढ़ाए जाते हैं, शोध होते हैं, और निराला तो बस निराला है। पर अपने साहित्य समाज की, खासतौर से हिंदी साहित्य समाज का ये दुखद पहलू रहता है कि जब कोई नई बात करता है, नए विचारों को सामने रखता है, तो जो परंपरावादी विद्वान हैं, जो अपनी पहले की परंपराओं से जुड़े हुए हैं, वो उसको तोड़ करके उसके स्वीकार नहीं करते, सम्मान नहीं करते, और बाद में फिर वही जो सम्मान मिलता है, समझा जाता है, जब कवि ही नहीं रहता या लेखक ही नहीं रहता, तो दुख ये होता है कि जो लेखक है वो दुख में, अपमान में, ग्लानि में, पीड़ा में मर जाता है, अपने प्राण त्यागता है, और बाद में सम्मान मिलता रहता है। कितना अच्छा हो
कि उसके विचारों को, उसकी प्रगतिवादी सोच को, उसकी नई सोच को, जो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए उपकार करने वाली सोच है, उसे उसके जीते जी स्वीकार भी किया जाए, उसे सम्मान भी दिया जाए। पर जो भी है, यही कह सकते हैं कि आने वाले समय में या आज के समय में ऐसा नहीं होगा। हमारे जो युवा विद्यार्थी हैं वो इस चीज को बदलेंगे। अभी तो बहुत ज्यादा कुछ बदला नहीं है। खैर, हमारे विद्यार्थी भविष्य के निर्माता हैं और वो अवश्य ही इन चीजों से कुछ सीखेंगे और कुछ हट के करेंगे। परंपराओं में फिट होके करना तो कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन दुष्परंपराओं को, सड़ी गली परंपराओं को बदल के कुछ करना सराहनीय बात है। तो निराला की संध्या सुंदरी निकाल ली है आप लोगों ने? गर्ल्स, आज कौन पढ़ने वाला है? किसी ने नहीं सोचा? नाम बताओ। भानुप्रिया। हाँ भानुप्रिया, पढ़ दो। और कोई अगर पढ़ना चाहता है तो बताओ, नहीं तो भानुप्रिया पढ़ रही है। बता दो कोई पढ़ेगा तो। फिर कोई ये ना बोले कि मेरा तो कभी नंबर आया ही नहीं इसीलिए मैंने नहीं पढ़ा। चलो, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम बार बार रिक्वेस्ट करें। भानुप्रिया तुम पढ़ो। मैम पहले सार पढ़ो। पहले शब्दार्थ पढ़ो। ठीक है। क्योंकि उससे शब्दों का भी एक बार ज्ञान हो जाता है कि कौन कौन से शब्द हैं जिनके कठिन अर्थ के आधार पर दिए गए हैं। यस मैम पढ़ो। दिवसावसान का मतलब है दिवस की समाप्ति का समय या संध्या। मेघमय का मतलब है बादलों से पूर्ण। तिमिरा तिमिरांचल का मतलब है अंधकार युक्त आंचल अर्थात काले आंचल वाली संध्या। अधर का मतलब है होंठ। हास विलास का मतलब है हंसी अटखेलियां या चंचलता। अभिषेक का मतलब है सुसज्जित। अलसता का मतलब है आलस्य से पूर्ण। निर्वता का मतलब है एकांत। अंबर पथ का मतलब है आकाश मार्ग। वीणा का मतलब है संगीत के लिए प्रयुक्त वाद्य यंत्र। अनुराग राग अलाप का मतलब है प्रेम पूर्ण बत कही। नुपुर का मतलब है घुंघरू। व्योम मंडल का मतलब है आकाश। जगती तल का मतलब है धरती। सौंदर्य गर्वता सरिता का मतलब है सौंदर्य से युक्त नदी। अति विस्तृत का मतलब है विशाल। हिमगिरी का मतलब है हिमालय। तरंग घात का मतलब है तरंगों अथवा लहरों की तीव्रता से लगने वाली चोट या प्रहार। घन गर्जन का मतलब है बादलों के गरजने का स्वर। क्षिति का मतलब है धरती। अनिल का मतलब है वायु एवं अग्नि। अखंड का मतलब है गोद। नो अखंड, हाँ गोद। अखंड का क्या मतलब है? गोद। गोद? पता नहीं क्या लिखा है ये। चलो कोई नहीं, वो कविता पढ़ते समय देख। कविता या सार? कविता। मैम क्या पढ़ूं? हाँ, अब तो पढ़ो। कविता। हाँ, कविता पढ़ो, चाहे सार पढ़ना हो तो एक बार पढ़ लो थोड़ा सा। उसके लिए तुम्हें एक अच्छे शब्द मिल जाते हैं समझने के लिए। ठीक है मैम। निराला की कविताओं में प्रकृति सदैव सहचरी के रूप में आद्योपांत विद्यमान है। यह कवि के व्यक्तित्व के अनुरूप ही गुरु गंभीर और दीनहीन जन के दुख की साक्षी बनकर व्यवहार करती है।
दिवस के अवसान के समय का वर्णन करते हुए कवि दिन की समाप्ति और संध्या के प्रवेश काल का चित्र प्रस्तुत करते हैं। बादलों से युक्त आकाश से उतरती हुई यह संध्या रूपी सुंदरी परी के समान प्रतीत होती है। धीरे धीरे आकाश में रात्रि के अंधकार का आंचल भी फैलने लगा है, लेकिन इस परिवर्तन में कहीं भी शब्द सुनाई नहीं देता। संध्या के पश्चात रात्रि के आगमन की पूरी प्रक्रिया निःशब्द और गतिहीन प्रतीत होती है। यह संध्या रूपी सुंदरी के दोनों अधर यद्यपि अत्यंत मधुर हैं, परंतु उन अधरों में कहीं भी हास विलास के स्वर नहीं निकलते। यह अधर भी गंभीरता युक्त चुप्पी धारण किए हुए हैं। आकाश का रंग धीरे धीरे गहरा होता जा रहा है और एक तारा चमकता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो इस गंभीर संध्या में मुस्कुराता हुआ सा लग रहा है। उसके आसपास का आकाश अब कालिमा युक्त हो चुका है, जिसमें यह तारा काले बादलों में उलझा हुआ गुंथा हुआ सा लग रहा है। इसी प्रकार यह तारा मुस्कुराते हुए अपने हृदय के रानी अर्थात रात्रि का स्वागत करता है। संपूर्ण प्रकृति इस समय निद्रा मग्न अलसाई हुई सी एकांत और निर्वता से युक्त है। संध्या काल में बनने वाली छायाएं भी अब विलीन हो चली हैं। यह सभी परिवर्तन बिना किसी संगीत युक्त स्वरों के संपन्न हो जाते हैं। केवल चारों ओर एक चुप्पी ही गुंजायमान है। यह चुप्पी धरती पर, आकाश में, सरोवर के कमल समूह पर, नदियों के वृक्षों पर, अटल पर्वतों पर, बादलों में, अग्नि में, जल में, वायु में सर्वत्र विद्यमान है। यहाँ हमें कवि की दृष्टि की ये कितना बड़ा है प्रतिपाद्य? आधा पेज का और है। तो मेरे ख्याल से कविता पढ़ो, फिर बाद में प्रतिपाद्य तुम अपने आप भी पढ़ सकते हो। थोड़ा सा बड़ा है ये। हाँ, तो प्रतिपाद्य तुम अपने आप भी पढ़ सकते हो, उसमें कोई खास बात नहीं है। लेकिन जो कविता है, कविता की जो व्याख्या है और उसके अंदर की जो विशेषताएं हैं, उसमें मेरी खास जरूरत है, तो तुम कविता ही पढ़ो। ठीक है मैम, पढ़ो। दिव्य सावसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही है। मैम पहले पूरी पढ़ दूं? नहीं, बस ये लाइन कंप्लीट कर करके पढ़ो। ये कविता कोई मुश्किल नहीं है, पूरी क्या जरूरत है पढ़ने की। दिव्य सावसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही है। वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे 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 बस इतना ज्यादा पढ़ दोगे तो फिर मैं व्याख्या करते समय वो कंक्लूजन में हो जाएगी, कुछ शब्द मिस हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इतना ही पढ़ो, बल्कि इससे कम भी पढ़ो, क्योंकि क्या होता है ना, जब बताना शुरू करती हूँ तो एक आध शब्द दिमाग से अगर निकल गए तो उनका अर्थ रह जाता है। देखिए, यहाँ पर जो संध्या सुंदरी है, उसका सबसे पहली बात तो ये कि पूरी ही कविता में मानवीकरण अलंकार है। संध्या को एक सुंदरी के रूप में कवि चित्रित कर रहा है, इसलिए संध्या सुंदरी में भी मानवीकरण अलंकार है। दिवस अवसान का समय, दिन के ढलने का समय, और संध्या का समय है जिसमें दिन ढलता है और रात आती है। सुबह और संध्या ऐसे समय हैं जिनमें दिन और रात का मिलन होता है, एक आता है दूसरा जाता है। तो यहाँ पर दिवस अवसान है, मतलब दिवस का अवसान हो रहा है, जा रहा है। संध्या सुंदरी आसमान से परी सी, अब परी सी में रूपक अलंकार है। मैंने आपको बताया था कि जहां सा से हो
तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। तो परी सी उतर रही है मतलब रूपक अलंकार है। मानवीकरण तो पूरी कविता में है ही, वो मैंने आपको बताया। अब वो आसमान से उतर रही है धीरे 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 परी सी, क्योंकि परियों के बारे में कल्पना की जाती है कि वो आसमान में रहती हैं, यहाँ जमीन में नहीं। और परियों के मामले में ये भी कल्पना की जाती है कि बहुत ही सुंदर होती हैं, बहुत खूबसूरत होती हैं। तो यहाँ पर जो संध्या सुंदरी है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, इसीलिए वो परी सी है और आसमान से उतर रही है। जैसे कि परियां आसमान में रहती हैं, उसी प्रकार संध्या नामक सुंदरी जो परी नहीं है, ये ध्यान दीजिए, परी होती तो रूपक अलंकार नहीं, ओ सॉरी, मैंने तुम्हें रूपक अलंकार बोला था क्या? शायद रूपक ही बोला था कि उपमा बोला, उपमा अलंकार है जहां पर सासी से होता है। तो अगर वो परी नहीं है, परी सी है ना, परियों की तरह सुंदर है। और परियां जिस तरह आसमान में रहती हैं उसी तरह वो भी आसमान से उतर रही है। शुरू में मैंने तुम्हें क्या बोला था गर्ल्स? क्योंकि कई बार जो रटा होता है वो निकल जाता है, तो रूपक बोला था या उपमा बोला था बिल्कुल शुरू में? मैम आपने मानवीकरण बोला नहीं, था। मानवीकरण तो मैं कह रही हूँ मैम कि रूपक, कविता में है। मैम रूपक बोला था आपने। अच्छा, तो रूपक गलती से निकल गया होगा मेरे मुंह से, उपमा अलंकार है, ठीक है, क्योंकि परी सी है ना, सासी से जहां पर होता है वहां पर उपमा अलंकार होता है। तो परी के समान है संध्या सुंदरी, परी नहीं है, परी के समान है, और वो धीरे धीरे आसमान से उतर रही है। आगे, तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास। जो उसका आंचल है वो किस चीज का है? तिमिरांचल है, तिमिर का आंचल है, यहाँ रूपक अलंकार है। देखिए यहाँ कोई सासी कुछ भी नहीं है, सीधा आरोपित है तिमिरांचल, मतलब तिमिर रूपी आंचल, तिमिर ही समझो आंचल है। तिमिर मतलब अंधकार, अंधकार रूपी आंचल। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। और तिमिरांचल में कोई हास विलास नहीं है, कोई चंचलता नहीं है, कोई चुलबुलापन नहीं है, कोई शरारत नहीं है। क्यों नहीं है? लगता है कवि उदास है, कवि की प्रिया साथ नहीं है। कवि की जो पत्नी है निराला की, वो बहुत ही कम आयु में उनका निधन हो गया था। तो ऐसा लगता है कि शायद अब प्रिया उनके साथ नहीं है। नहीं तो जैसे जैसे संध्या होती है और जैसे जैसे संध्या का आगमन गाढ़ा होता जाता है, वैसे वैसे प्रेमी युगलों में हास्य विलास तैरने लगता है, चंचलता चुलबुलता आने लगती है, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि कुछ समय बाद जब हम लोग, थोड़ी और रात होगी, हमारा मिलन होगा, हम कई तरह की केली कीड़ा करेंगे, मस्ती करेंगे। लेकिन यहाँ पर उदास है संध्या सुंदरी। तो यूं लगता है कि जैसे संध्या सुंदरी चुपचाप आ रही है और धीरे धीरे अपना तिमिरांचल फैला रही है, बिना किसी शोर के, बिना किसी चुलबुलेपन के। उसी प्रकार उनको अपनी लगता है जैसे प्रिया कहीं आसपास है, उनके पास है, वो कहीं दूर नहीं गई। जब अपना प्रिय पास नहीं होता तो हमें लगता है कि वो है, हमारे पास ही है, पर कहीं चुपचाप है, हमसे बात नहीं कर रहा। अभी बोलेगा, अभी बात करेगा, लेकिन अभी नहीं कर रहा है, चुपचाप है ना। अब पीछे भी हमने देखा प्रसाद भी कई जगह उनको ऐसा लगा कि जैसे उनकी प्रिया है और वो उनसे बात नहीं कर रही है। इसी प्रकार और भी लेखक हैं, वो इस तरह की बात कहते हैं। और ना भी कहें तो ये तो मनोभाव हैं, सबके साथ होते हैं। और अपने मनोभाव तो लगभग जो मानवीय मनोभाव हैं वो एक ही तरह से काम करते हैं। तो लगता है कि कवि उदास है और कवि की जो जिस तरह से संध्या हो रही है
उस संध्या में जो उनकी प्रिया है वो भी खामोश है और वो फिर उस अपनी प्रिया को संध्या नामक सुंदरी के रूप में देख रहे हैं। आगे। मधुर मधुर है दोनों उसके अधर, किंतु हाँ ठीक है, कर दो गूगल। किंतु गंभीर नहीं है उसमें हास विलास। तो कवि आगे कहता है कि उसके जो दोनों अधर हैं, जो होंठ हैं, हालांकि अधर निचले होंठ को ही कहा जाता है, लेकिन अभी कवि कविता लिखने बैठा है और भावनाओं के वेग में डूबा हुआ है। कभी कभी खुशी या गम का इतना वेग होता है कि व्यक्ति की बस कलम चलती है और अपने विचार, अपने भाव उस कलम के माध्यम से कागजों पर उतरते चले जाते हैं। उस समय ये सोचने का समय नहीं होता कि इसमें कहीं कोई त्रुटि तो नहीं हो रही है, क्योंकि ऐसा कुछ जब कोई सोच सोच के लिखता है ना तो भाव नहीं फिर मिलते। तो भाव बहुत गहरे हैं, भाव बहुत ही तीव्रता से उकेरे जा रहे हैं। वैसे ओष्ठ बोलते हैं, अधरोष्ठ बोलते हैं, ऊपर वाले होंठ को अधरोष्ठ बोलते हैं और नीचे वाला आधार होता है। लेकिन यहाँ कवि लिख रहा है कि मधुर मधुर है दोनों अधर। आधार होता है नीचे जिसमें धरा जाए, जिसमें कुछ धर सकते हैं। जब आप कौर खाते हैं तो जो उंगलियों का स्पर्श नीचे में धरा हुआ सा आता है, सहारा इसी में होता है ना। मुरलीधर, मुरलीधर अगर मुरली बजाता है तो कहाँ पर धरता है? अधराधर, अधरों में धरता है, नीचे होंठों में धरता है। ऊपर का होंठ तो दबाने के लिए सहयोग करता है, लेकिन नीचे का जो होंठ है वो धरने में मतलब सहारा देने में सहयोग करता है, तो वो अधर है। तो कवि इस समय लिख रहा है और भावों के बहुत ही वेग में है। उसके मस्तिष्क में जो भाव हैं वो बड़ी प्रवणता से प्रवाहित हो रहे हैं और उसे वो कविता में ढाल रहा है। उस समय उसको ये सब होश नहीं है कि वो ये सब देखे कि वो उसके तो जो भी मन में एक भाव हिलोरे ले रहे हैं वो उस समय लिख रहा है। तो उसी वेग में कवि लिख गया है। ऐसा नहीं है कि कवि को ज्ञान नहीं है, निराला बहुत ही बड़े ज्ञानी हैं हिंदी के और शब्दों के भी, लेकिन इस समय वो भावावेग में लिख गए हैं कि मधुर मधुर हैं दोनों अधर। अब बात यह है कि वो अधर हो चाहे अधरोष्ठ हो, पर मधुर तो है ही। किसी भी प्रेमी के लिए अपनी प्रिया के अधर तो मधुर हैं ही, तो उनको बहुत मधुर हैं, पर उनमें कोई हास्य विलास नहीं है, कोई चंचलता नहीं है। पर चंचलता क्यों नहीं है? अगर प्रेमी सामने है, प्रिय को प्रेम करने के लिए, अपना प्रेम लुटाने के लिए, नेछावर करने के लिए, तो कोई प्रिय चंचल ना हो, ये कैसे हो सकता है? पर फिर वही बात कि शायद उनकी प्रिया संध्या की तरह, जैसे एक संध्या आती है, धीरे धीरे सूर्यास्त होता जाता है, सारे पक्षी अपने नीड़ों में जाते हैं, पशु अपनी जगह जाते हैं, हम लोग भी धीरे धीरे जैसे खाना पीना खत्म कर रहे होते हैं और बिल्कुल शांत शांत सोचते हैं बस सोने जाना है ना। तो लगभग कवि की भी शायद ऐसी ही कोई शाम हो रही है, जब उनकी प्रिया उनके आस पास तो है कहीं, पर फिर भी पास नहीं है। वो संध्या सुंदरी की तरह ही खामोश है, बिल्कुल शांत, सुंदर है, मधुर है, सब कुछ है। पर हास्य विलास तो ऐसी चीज है कि जीवित व्यक्ति ही एहसास दिला पाएगा ना। सिर्फ कवि का एहसास तो एहसास नहीं दिला सकता कि वो हंस रही है, वो पायल के रुनझुन कर रही है, कहीं आवाजें तो हो नहीं सकती ना। अचंचलता और चुहलता तो ध्वनियों से प्रकट होती है, किसी की कल कल करती हंसी, छन छन करती पायल, है ना। तो वो सब तो हो नहीं सकता, इसीलिए कोई हास विलास नहीं है और वो संध्या सुंदरी यूं ही बड़ी खामोशी से, बड़ी खूबसूरत सी कवि के सामने है।
आगे। हंसता है तो केवल तारा एक, गूंथा हुआ उन घुंघराले काले बालों से। अब सिर्फ एक तारा है जो हंस रहा है। आसमान में कोई एक तारा है जो उस तिमरांचल में चमक रहा है, जो वो काली काला मतलब काले रंग का जो तिमिर है वो उसमें एक रोशनी सी दे रहा है। जो तारा यूं लगता है कि जैसे वही है जो चमक रहा है और संध्या नामक सुंदरी के काले काले बालों में गुथा है। अब बात यह कि जब चुहलता नहीं है, चंचलता नहीं है, कोई हास विलास नहीं है, चुलबुलापन नहीं है, तो कभी उस तारे की चमक को जा करके गुथे हुए बालों की आभूषण के रूप में देख रहा है। अगर ये सब नहीं होता तो हो सकता है कि कभी इसे मुस्कुराने के रूप में देख लेता कि यूं मुस्कुरा रहे हैं, तारे चमक रहे हैं उनकी मुस्कुराहट में या आंखों में, कहीं भी। पर जैसी परिस्थिति होगी वैसी ही तो उपमाएं बनेंगी, वैसी ही चित्र खींचेंगे। तो कवि को यूं लग रहा है कि बस एक तारा है जो हंस रहा है, मतलब चमक रहा है। और चमकना ही हंसी का प्रतीक है। हंसी में एक चमक होती है खुशी की। तो वो जो चमक है वो एक तारे के रूप में है जो संध्या नामक सुंदरी के काले काले बालों में गुथा हुआ है। आगे। हृदय राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक। जो हृदय राज्य की रानी है संध्या नामक सुंदरी, जिस ऐसे लगता है जैसे आकाश रूपी हृदय से वो अवतरित हुई है और वो इस हृदय की रानी है। और यूं ही जैसे कवि के हृदय की रानी है उनकी अपनी प्रिया, इसी प्रकार ये जो तारा है चमक चमक कर उनके बालों में यूं चमकते हुए यूं लग रहा है कि जैसे हृदय राज्य की रानी का स्वागत कर रहा है। क्योंकि उसका जो आंचल है वो तो तिमिर रूपी है, कोई हास विलास नहीं है, कुछ नहीं है। तो क्या इतनी बड़ी जो हृदय राज की रानी है, जो इतनी सुंदरी है परी के समान, जो आसमान से उतर कर धरती में आ रही है, क्या उसका कोई स्वागत नहीं करेगा? लेकिन स्वागत कर रहा है वो चमचमाता हुआ तारा, जो यूं लग रहा है जैसे उसके काले बालों में गुथा है, वही उसका स्वागत कर रहा है। कहने का मतलब है कि जिस तरह से चुपचाप शांत नीरव संध्या हो रही है, कवि का मन चुपचाप आसपास अपनी प्रिया को महसूस कर रहा है। उसमें कवि को लगता है कि जैसे ये संध्या चुपचाप आई है, यूं ही मेरी प्रिया भी मेरे पास है और वो भी खामोश है। अब प्रिया यहाँ है, उसके लिए कवि कोई स्वागत नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो तो चुपचाप निहार रहा है, वो तो चुपचाप एहसास कर रहा है, महसूस कर रहा है और कुछ नहीं कर पा रहा है। ऐसे में चमकते हुए तारे जो आसमान में चमक रहे हैं वो स्वागत कर रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है, संध्या नामक सुंदरी आई है, या यूं कहें कि कवि की अपनी प्रिया उसके पास है। यहाँ पर दो अर्थ निकलते हैं। एक तो कवि की अपनी प्रिया जिसे वो महसूस कर रहा है, लेकिन ये बिल्कुल अप्रत्यक्ष अर्थ है। प्रत्यक्ष अर्थ यही है कि वो संध्या नामक सुंदरी को एक नायिका के रूप में किस तरह से कवि देख रहा है और उसका चित्रण कर रहा है। आगे। अलसता की सी लता किंतु कोमलता की वह कली। अलसता की सी लता, जैसे जैसे संध्या से रात्रि आती है तो क्या होता है, नायिका अलसाने लगती है, कहने लगती है चलो अब चलें, बिस्तर में चलें, सोना है। बिल्कुल वैसी ही अलसता की लता है। लता बेल, बेल को अगर कोई सहारा मिलता है
कोई पेड़ आदि जैसे, तो वो उसमें लिपट करके बड़े आराम से अपना विकास करती है। इसी प्रकार स्त्री को भी कवियों ने लता की तरह चित्रित किया है कि वो भी एक लता की तरह है जो पुरुष की मजबूत बाहों में जाकर के अपने आप को एकदम बिल्कुल सुकून में छोड़ देती है, बहुत प्रसन्न होती है। कुछ इसी तरह ये संध्या सुंदरी के लिए भी कवि कल्पना कर रहा है कि अलसता की लता है। अब देखिए, अलसता की लता है, यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार है कि जो संध्या रूपी सुंदरी है वो अलस्यता की लता है, जैसे कोई नायिका अलसाई हुई हो और वो सोना चाहती हो, लेकिन फिर भी आगे कभी क्या कह रहा है, अलसता की सी लता, आगे क्या कह रहा है, किंतु कोमलता की वह कली। हाँ, किंतु वो कोमलता की कली है। अच्छा, अलसता की सी लता है ना, लता नहीं है, सी लता है, तो यहाँ पर भी उपमा अलंकार है। और कोमलता तो है ही, क्योंकि जब वो सुंदर है, सुकुमार है, सुसज्जित है, तो सब कुछ कोमल तो होगा ही, क्योंकि लावण्य है। और जब लावण्य होता है तो कोमलता होती ही है। तो कोमलता की वो कली है, बहुत कोमल है। आगे, सखी निर्वता के कंधे पर डाले बाहा, क्या छासी एक अंबर। सेकंड, एक सेकंड, शुरू का शब्द क्या था? सखी अच्छा, निर्वता के कंधे पर डाले बाहा, छासी अंबर पथ से चला। सखी नीरवता के ना कंधे यस पर मैम, डाले बाह, है ना? यस मैम। सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाह। आगे, छासी अंबर पथ से चला। छासी अंबर पथ से चला। अब यहाँ पर यस मैम, चला है कि चली है, यहाँ थोड़ा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। चला। नहीं, सबके में चला ही लिखा है। एक्चुअली किताब तो एक ही होगी, तो मैम सब चली, चली ही होना चाहिए मैम मोस्टली। चली लिखा हुआ है। हाँ, तो क्योंकि किताब में क्योंकि चला संध्या लिखा है। सुंदरी के लिए लिखा जा रहा है ना सब कुछ। यस मैम। हाँ, तो देखें, नीरवता, नीरवता जो आवाज न हो रही हो, और आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर कवि को कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही है, बिल्कुल नीरवता का चित्रण किया है। हालांकि ऐसा नहीं है, रात की अपनी आवाजें होती हैं। बहुत सारे कवि हैं कि झींगुर की आवाज, बर्रैया की आवाज, और कोई कोई तो मच्छर की आवाज भी सुन लेता है। लेकिन हो सकता है कि कोई ऐसा मौसम हो जिसमें ऐसी कोई आवाज नहीं आ रही है और कवि नहीं सुन, जब आवाज नहीं हो रही है तो कवि आवाजों का वर्णन क्यों करे? तो पूरा नीरव है वातावरण। तो सखी, ऐसा लगता है जैसे कि वो नीरवता की सखी है, और नीरवता के कंधे पर बाह डाल करके, नीरवता के, क्योंकि संध्या है, अब संध्या सुंदरी तो आई ही बिल्कुल मौन है, चुपचाप है, बिना किसी हास्य विलास के आई है, और वो कुछ बात भी नहीं कर रही है। तो उसकी दोस्ती किससे है? नीरवता से, जहाँ कोई आवाज नहीं, बिल्कुल शांत वातावरण। कभी ऐसे ही किसी वातावरण में है और ऐसे ही किसी वातावरण को महसूस कर रहा है, जी रहा है। संध्याकालीन समय जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, संध्या समय से लेकर के, कि जैसे कुछ भी नहीं आवाज है, कहीं कोई आवाज नहीं है, और नीरवता रूपी सखी के कंधे में बाह डाल करके वो अंबर के पथ पर, आकाश के पथ पर धीरे धीरे चल रही है, क्योंकि वो आकाश से धीरे धीरे आ रही है ना, तो अंबर पथ पर वो नीरवता पे अपनी बाहें डाले, नीरवता के कंधे पर बाहें डाले हुए धीरे धीरे चल रही है। चली मतलब चल रही है, क्योंकि धीरे धीरे वो जा भी रही है ना, रात्रि आती जा रही है, संध्या नामक सुंदरी का रूप बदलता जा रहा है ना? आगे, नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा, नहीं होता
कोई अनुराग राग अलाप। ना तो उसके हाथों में कोई वीणा है। वीणा आप सब जानते हैं कि संगीत का एक यंत्र है जिससे बजाया जाता है ना। तो ना तो कोई वीणा है, ना कोई राग अनुराग की बातें हैं, और ना ही कोई अलाप है। अलाप राग में एक अलाप गाया जाता है जो ऊपर नीचे का होता है स्वर। ज्यादा कुछ मैं नहीं बता पाऊंगी, जितना जानती हूँ उसके अनुमान पर ही, क्योंकि मैं संगीत के बारे में बहुत बारीकी से नहीं जानती। पर यह है कि अलाप एक तरह होते हैं जो मैंने यही सुना है कि अलाप गाना, अलाप लेना, जिसमें स्वरों का उतार चढ़ाव होता है। तो कोई अलाप कैसे गाया जाएगा जब कोई वीणा तक उनके हाथ में, संध्या सुंदरी के हाथ में नहीं है। ना ही कोई राग अनुराग की बात है। राग भी लगाव है और अनुराग भी लगाव ही है, लेकिन लगाव से भी अधिक उसके पीछे जैसे चलने वाला, बिल्कुल पागलपन की हद तक लगाव होना अनुराग कहलाता है। जो राग के पीछे चल दे, राग तो लगाव है ही। आपको लगाव है मुझसे, मुझे आपसे लगाव है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि अनुराग भी हो। अनुराग में तो व्यक्ति बस उसी के पीछे चलता है जिसका अनुरागी है, जिसका प्रेमी है। तो कोई राग अनुराग कुछ नहीं है, बिल्कुल ना कोई अलाप है, ना कोई वीणा है, कोई हरकत नहीं है, कोई चंचलता नहीं है किसी भी तरह की, ना संगीत में और ना ही बातचीत की। क्योंकि जो भी कुछ है वो सब कुछ कवि को महसूस हो रहा है, दिख रहा है, लेकिन वहाँ कोई इस तरह से अपनी, कोई जिस तरह से कहते हैं कि कोई शाला सजी हो, संगीत शाला या नृत्यशाला, इस तरह का कोई उत्सव वगैरह नहीं है। सब कुछ नीरव है, शांत है। आगे। नुपुरों में भी रुंझुन 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 नहीं, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा है, चुप चुप चुप। अब जब कुछ भी नहीं है तो नूपुर भी नहीं है, नूपुर भी नहीं बज रहे हैं, घुंघरू भी नहीं बज रही, कोई पायल नहीं बज रही है, क्योंकि बस एक यूं एहसास हो रहा है जैसे कोई ध्वनि नहीं हो रही, पर लग रहा है कि जैसे कोई बस ये ध्वनि हो रही है कि कोई कह रहा है चुप चुप चुप, कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति संसार की भाग दौड़ से, शोर से, सब कुछ से यूं थक जाता है कि कहता है बस शांत रहो, ना कोई कुछ बोलो और ना मुझे बुलाओ। तो कुछ यूं ही कभी अपनी सिर्फ प्रिया को एहसास कर रहा है, वो कुछ नहीं बोल रहा है, और कवि को लगता है कि जैसे उसकी प्रिया संध्या नामक सुंदरी भी कह रही है कि कुछ मत बोलो, बस यूं ही महसूस करो, चुप चुप चुप, कुछ मत बोलो, है ना। आगे। मैम वो टाइम 2:50 हो गए। हो गया, चलो बढ़िया, हाँ गुड, जी बता मैम। दिया। नहीं तो पढ़ाते समय कहाँ ध्यान रहता है। यस मैम। कह रही हूँ पढ़ाते समय ध्यान नहीं रहता ना कि टाइम भी यस देखें मैम। हम। अभी ले रही हूँ अटेंडेंस। अभी कितनी बज गई कविता। मैम अभी तो है काफी। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगली क्लास में कर लेंगे। यस मैम। मैंने एक सॉफ्टवेयर चालू किया अटेंडेंस लेने की, वो चालू ही नहीं हुआ, क्या बात हो गई। आज मेरे कंप्यूटर में पहले एक अपडेट आया हुआ था विंडो का, वो मैंने अभी चालू नहीं किया था। मैंने सोचा कि तुम्हारी क्लास ले लूं फिर करूंगी, तो शायद उसी के कारण कुछ दिक्कत आ रही है और Speech mode B. Speech mode talk. कर नहीं पा रही हूँ। OBS 26. देखती हूँ।